हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। जब दुनिया ने ठुकरा दिया तो अब भारत याद आ रहा है। लंदन की सड़कों पर मोहम्मद यूनुस का वो चेहरा बेनकाब हुआ है जिसे अब तक नोबेल प्राइज और माइक्रो फाइनेंस की आड़ में छिपाया गया था। लेकिन अब सच सामने है और ये सच लहूलुहान बांग्लादेश की सियासत से होकर निकला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने खुलेआम मोहम्मद यूनुस से मिलने से इनकार कर दिया। ये वो अपमान है जो आज तक किसी भी बांग्लादेशी प्रमुख नेता को लंदन में नहीं झेलना पड़ा होगा। उनके खिलाफ जबरदस्त विरोध हुआ, नारों से लंदन की फिजा गूंज उठी और यूनुस की सियासी दुकान अब पूरी दुनिया में बंद होती दिख रही है। यूनुस पर आरोप है कि उन्होंने बांग्लादेश में लोकतंत्र को कुचलकर अपनी तानाशाही की बुनियाद रखने की कोशिश की। उनकी साजिशें अब इंटरनेशनल मंच पर भी उजागर हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक वह अमेरिका की मदद से बांग्लादेश को टुकड़े टुकड़े करने और फिर उसे धीरे धीरे बेचने की तैयारी में है। लंदन में दिए गए उनके भड़काऊ और चौंकाने वाले बयानों ने खुद उनके ही समर्थकों को हिलाकर रख दिया है। जो शख्स खुद को लोकतंत्र का मसीहा बताता था वही अब लोकतंत्र का गला घोंटने में सबसे आगे है। अब सवाल उठता है, जब दुनिया का कोई दरवाजा नहीं खुला तो यूनुस भारत की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्या भारत उनके लिए अब भी भरोसे का केंद्र है या फिर ये सिर्फ एक और साजिश है? भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने ही देश को बेचने की साजिश रच सकता है वो भारत का कभी भला नहीं सोच सकता। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अब भारत पर घटिया हमलों की आदत पाल चुके हैं। पहले भारत पर झूठ फैलाने का बेहुदा इल्जाम, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेशर्मी की हदें पार करते हुए ये फरमाइश की शेख हसीना को सोशल मीडिया पर बोलने से रोक दिया जाए, यानी लोकतंत्र का गला दबाने की मांग वो भारत से कर रही हैं। लंदन के चैथम हाउस में यूनुस ने ऐसा दावा ठोका जिसने सबको चौंका दिया। बोले कि उन्होंने मोदी से अपील की थी कि हसीना को चुप कराओ। जवाब में मोदी ने दो टूक कहा, सोशल मीडिया है, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस पर यूनुस आग बूला हो उठे, बोले ये विस्फोटक स्थिति है, इससे यूं ही नहीं भागा जा सकता। हद तो तब हो गई जब वही यूनुस जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर पत्थर बनकर बैठे थे अब भारत से मदद की भीख मांगने चले आए हैं। क्या ये वही बांग्लादेश है जिसे भारत ने आजादी दिलाई थी? यूनुस की इस बौखलाहट के पीछे कहीं न कहीं सत्ता की छिनती जमीन है और अब वो बौखलाहट भारत पर थोपना चाहते हैं। लंदन में बैठकर भारत को बदनाम करने वाले मोहम्मद यूनुस अब खुद बांग्लादेश में आग भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शेख हसीना को भारत में शरण मिलने से बांग्लादेश में गुस्सा है और भारत का मीडिया झूठ फैलाता है। लेकिन सवाल यह है, जब हिंदू मंदिर जलाए जा रहे थे तब यूनुस कहां थे? जिन जमाते इस्लामी गुंडों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर कहर ढाया उनके खिलाफ यूनुस ने कभी एक शब्द नहीं बोला। उल्टा उन्होंने जमात से प्रतिबंध हटा लिया। जब मूर्तियां तोड़ी गईं, जब बस्तियां जलाई गईं, जब मासूम हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया गया, तब यूनुस ने सब कुछ राजनीतिक बदला बताकर पल्ला झाड़ लिया। सवाल उठा रहे हैं, भारत की नीतियों और मीडिया को बदनाम कर रहे हैं। असल में यूनुस की राजनीति ही भारत विरोध पर टिकी है ताकि बांग्लादेश की कट्टर भीड़ को खुश किया जा सके। जिस नेता ने दशकों तक बांग्लादेश की सत्ता को संभाला, जिसने आतंक के खिलाफ खड़ी होकर दुनिया को जवाब दिया, आज उसी शेख हसीना को पहले सत्ता से बेदखल किया गया, फिर उनके निजी कपड़े सड़कों पर लहराकर उनकी गरिमा को पैरों तले कुचला गया। अब जब वह भारत में हैं, सुरक्षित हैं, तो यूनुस के पेट में दर्द हो रहा है कि वो क्यों बोल रही हैं। एक निर्वाचित नेता की आवाज दबाना सिर्फ बांग्लादेश का नहीं बल्कि भारत जैसे लोकतंत्र का अपमान है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। नोबेल पुरस्कार से चमकते चेहरे मोहम्मद यूनुस ने भारत को फेक न्यूज फैलाने वाला देश कहा और फिर सीधे भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को धमकी दे डाली। उनके सलाहकार कहते हैं, भारत के अंदरूनी हिस्सों को चीन की अर्थव्यवस्था से जोड़ो, और उनके सबसे करीबी बीजेपी के पूर्व डीजी तो यहां तक बोल गए, भारत के 7 राज्य बांग्लादेश में मिल जाने चाहिए। यह अब सिर्फ बयान नहीं, भारत की अखंडता पर सीधा वार है। ये साजिश है भारत को भीतर से हिलाने की। अक्टूबर 2024 भारत ने शेख हसीना को लौटाने से इनकार किया तो यूनुस के सलाहकार ने भारत को खुलेआम धमकी दे डाली। लेकिन यूनुस खुद मौन साधे रहे, जैसे ये साजिश उन्हीं की सहमति से चल रही हो। हर मंच पर यूनुस कहते हैं भारत से दोस्ती चाहिए, लेकिन उनकी हर हरकत दुश्मनी की कहानी सुनाती है। एक तरफ भारत को हसीना की आवाज दबाने की सलाह और दूसरी तरफ जब भारत अपनी चिंताओं को रखता है तो उसे सोशल मीडिया का फिक्शन कहकर उड़ा देते हैं। क्या यही है रिश्तों की परिभाषा? 2021 में भारत ने जब हिल्सा मछली पर समझौता किया
तो यूनुस ने उसे भी रोकने की चाल चली। सिर्फ इतना नहीं, बांग्लादेश की नई किताबों में भारत के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में योगदान को मिटाने की कोशिश की गई, जैसे इतिहास को दोबारा लिखा जा रहा हो। भारत को गुनहगार साबित करने के लिए ये कोई संयोग नहीं, ये सिलसिलेवार साजिश है भारत को दक्षिण एशिया में अकेला करने की। लेकिन भारत न इतिहास भूलेगा न वर्तमान बर्दाश्त करेगा। भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश को जन्म दिया, बल्कि उसके हर संकट में सबसे पहले कंधा दिया। चाहे युद्ध रहा हो, बाढ़ रही हो या आतंकवाद, भारत ने हमेशा दोस्ती निभाई। लेकिन अब वही भारत यूनुस की साजिशों का निशाना बन चुका है। यूनुस, जो खुद को शांति का मसीहा कहते हैं, अब मोदी सरकार पर झूठे आरोप, भारतीय मीडिया को बदनाम और भारत की नीतियों को धमकी बताने में जुटे हैं। और फिर बड़ी मासूमियत से कह देते हैं, हम अच्छे संबंध चाहते हैं। ये दोहरी बातें नहीं, दो मुंह वाली राजनीति है। यही खेल पाकिस्तान ने दशकों से खेला। अब यूनुस उसी राह पर चल पड़े हैं। भारत से नफरत फैलाकर बांग्लादेश में अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। लेकिन यह भूल गए हैं कि भारत अब 2010 वाला भारत नहीं है। शेख हसीना भारत में है और भारत उन्हें पूरी सुरक्षा, इज्जत और बोलने की आजादी देगा। क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं, लोकतंत्र का मंदिर है, जहां आवाजों को कुचला नहीं जाता, उन्हें संवारा जाता है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में मोहम्मद यूनुस की राजनीति की लंका ढहती दिख रही है। जो खुद को बांग्लादेश का मसीहा बताता है, उसे यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। यूनुस दरबारी अंदाज में अर्जी लेकर पहुंचा था कि शेख हसीना अरबों डॉलर लंदन के खातों और प्रॉपर्टी में छिपा कर रखे हैं और यूनाइटेड किंगडम को उसे वापस दिलाना चाहिए। पर डाउनिंग स्ट्रीट ने फाइल देखते ही झटका दे दिया। स्पष्ट जवाब, हमारी प्राथमिकता ब्रिटेन है, न कि किसी अनचाहे विदेशी शासक की फरियाद। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने भी इस झूठी खोजी मुहिम की पोल खोल दी। ये यूरोप यात्रा सिर्फ एक बहाना है। असल में यूनुस को अपनी गिरती राजनीति की बेल को सहारा चाहिए। अब यूनुस मीडिया वालों के सामने कह रहा है, मैं आशावान हूं। लेकिन हकीकत यह है कि ब्रिटेन के राजनीतिक गलियारों में यूनुस का नाम भी गूंज नहीं रहा। सिर्फ सन्नाटा है, ठंडा और बेरहम। जिसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आस थी, उसे अब अपनों की नजरें भी घूरने लगी हैं। यूनुस का काला खेल अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी रंग पकड़ने से पहले फीका पड़ गया है। भारत हो या ब्रिटेन, अब हर जगह यूनुस की चालें बेनकाब हो चुकी हैं। और जो नेता दुनिया से उम्मीद लगाए बैठा था, वो अब अकेलेपन की गूंज में गुम होता जा रहा है। स्टारमर से मुलाकात ठुकराए जाने के बाद यूनुस की लंदन यात्रा नाक की नहीं, अब लात की कहानी बन गई है। डोरचेस्टर होटल के बाहर ब्रिटिश बांग्लादेशियों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों लोग पोस्टर लेकर पहुंच गए और नारे गूंजने लगे, देश बेचने वाले वापस जाओ, भीड़ तंत्र के सरगना मुर्दाबाद। यूनुस को गार्ड पीछे के दरवाजे से चुपचाप अंदर घुसा तो दिया गया, लेकिन जिस आग से वो बचना चाहता था, वही आग उसकी छवि को राख कर गई। यूनुस अब एक घूमता हुआ नेता है, जो ढाका की धककती गलियों से भागकर दुनिया से सहारा मांगता फिर रहा है। पिछले 10 महीनों में 11 बार विदेश यात्रा कर चुका है, लेकिन हर मुलाकात में दरवाजे बंद और मुंह पर झटके मिले हैं। सेना, कर्मचारी संघ और बीएनपी जैसे संगठनों ने पहले ही घेराबंदी कर दी है और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच भी धीरे धीरे यूनुस से उम्मीद का रिश्ता तोड़ रहा है। लंदन की सड़कों पर लगे नारे सिर्फ विरोध नहीं थे, वो चेतावनी थे कि झूठ का साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिकता। यूनुस अब सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक सवाल बन चुका है। क्या ये वही शख्स है जिसे नोबेल मिला था, या वो चेहरा जो सत्ता के लिए लोकतंत्र को गिरवी रख चुका है? भारत ने पहले ही पहचान लिया था, अब लंदन ने भी इशारा दे दिया है कि यूनुस की स्क्रिप्ट खत्म हो चुकी है और पर्दा गिरने ही वाला है। बांग्लादेश की जमीन इस वक्त इतिहास के सबसे खतरनाक सियासी भूकंप के नीचे दबी जा रही है। एक शख्स, मोहम्मद यूनुस, जो खुद को अंतरिम प्रधानमंत्री कहता है, अब पूरे राष्ट्र को कट्टरपंथ की कब्रगाह में झोंकने की तैयारी में है। जून और जुलाई के बीच यूनुस एक जुलाई डिक्लेरेशन नाम का धमाका करने वाला है, जो बांग्लादेश के संविधान 1972 को रद्द कर देगा। उसके बाद देश को बनाया जाएगा सेकेंड रिपब्लिक, एक नई और भयावह सत्ता, जहां लोकतंत्र नहीं सिर्फ तानाशाही और धर्मांधता का जहर बहेगा। इस डिक्लेरेशन के बाद पहला शिकार बनेंगे राष्ट्रपति शहाबुद्दीन और सेना प्रमुख वाकर उज़्ज़मान। उनकी कुर्सी हटेगी और यूनुस बनाएगा अपनी नई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी, जिसके आगे न संविधान बचेगा, न आजादी, न ही धर्मनिरपेक्षता। खतरा सिर्फ बांग्लादेश पर नहीं, पूरे दक्षिण एशिया पर मंडरा रहा है, क्योंकि यूनुस का सपना है बांग्लादेश को खलीफा शासन का मुख्यालय बनाना,
जहां से भारत समेत तमाम पड़ोसी देशों की स्थिरता को हिला दिया जाए। ये कोई सुधार योजना नहीं, ये लोकतंत्र का फांसी घर है। यूनुस अब नेता नहीं, एक राजनीतिक जहरीला एजेंट बन चुका है जो बांग्लादेश के संविधान पर तेजाब फेंकना चाहता है। और इस पूरे प्लान के पीछे विदेशी ताकतों की परछाइयां साफ नजर आ रही हैं। भारत और दुनिया को अब सिर्फ देखना नहीं, चेतना होगा, क्योंकि अगर ये जुलाई डिक्लेरेशन लागू हो गया तो पूरा उपमहाद्वीप लोकतंत्र की आखिरी सांसें गिनता नजर आएगा। ये अब सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, पूरे दक्षिण एशिया को डुबोने की साजिश है। और सबसे बड़ा झटका ये है कि इस खेल को संयुक्त राष्ट्र की चुप सहमति और अमेरिका की खुली भूख मिल रही है। यूएन के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने खुद स्वीकार किया। उन्होंने बांग्लादेश आर्मी को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई से रोका ताकि मोहम्मद यूनुस और उसके जिहादी गिरोह को तख्तापलट का रास्ता मिल जाए। ये कोई गलती नहीं, सोची समझी चाल है। अब पर्दा हट रहा है। यूनुस ने अमेरिका को चटगांव पोर्ट सौंपने की डील तैयार कर ली है। राखीन स्टेट तक ट्रांजिट कॉरिडोर, सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिकी मिलिट्री बेस, लालमोनेराहाट एयरपोर्ट और बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर अमेरिकी नियंत्रण, ये सब वो सौदे हैं जो यूनुस ने देश बेचने की पोली में रख दिए हैं। यानी लोकतंत्र के नाम पर अब बांग्लादेश को टुकड़ों में बेचा जा रहा है। सेना के हाथ बांध दिए गए हैं। संविधान को रद्द करने की तारीख तय है और खलीफा राज की नींव अमेरिका के सैन्य जूतों से डाली जा रही है। जो यूएन कभी मानवाधिकार की दुहाई देता था, आज उसी की चुप्पी तख्तापलट की ताकत बन चुकी है। भारत को ये साजिश समझनी होगी, क्योंकि अगला निशाना हमारे पूर्वोत्तर राज्य हो सकते हैं। अब पर्दा पूरी तरह हट चुका है। यूनुस सिर्फ बांग्लादेश की सत्ता नहीं, पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता को विदेशी बिचौलियों के हाथ बेच रहा है। पाकिस्तान और तुर्की की सेनाओं के जरिए यूनुस ने अपने घातक सौदों की डोर थमा दी है, ऐसे दलालों को जो भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है एक ऐसे इंसान के इशारे पर जिसे बांग्लादेश की महज 5% जनता का समर्थन मिला है, लेकिन उसके पीछे खड़ा है एक पूरा गिरोह जिसमें जिहादी नेटवर्क, अमेरिकी लालच, तुर्की की महत्वाकांक्षा और पाकिस्तान की नफरत सब शामिल हैं। अब बांग्लादेश के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो उठ खड़ा हो और इस देशद्रोही तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंके, या फिर कुछ ही महीनों में बांग्लादेश कट्टर इस्लामिक स्टेट में बदल जाएगा और भारत के दरवाजे पर अफगानिस्तान जैसा आतंक दस्तक देगा। अब फैसला बांग्लादेश की सेना और जनरल वाकरुज्जमान के हाथ में है। अगर अब भी वो चुप रहे तो इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये अब सत्ता की लड़ाई नहीं, देश को बचाने की आखिरी लड़ाई है। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र बनाम खलीफा और कट्टरवाद की जंग। भारत देख रहा है, समझ रहा है और तैयार भी है। उधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर ऐसा आरोप लगाया है। फेसबुक पर जारी अपने बयान में हसीना ने दावा किया कि यूनुस को आतंकियों का समर्थन प्राप्त है और वह बांग्लादेश की संप्रभुता को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने की साजिश रच रहे हैं। हसीना ने चेतावनी दी कि यूनुस संयुक्त राष्ट्र के पुराने सुझाव के आधार पर एक रोहिंग्या कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को सौंपा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर वह सत्ता में बनी रहना चाहती तो ये सौदा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने देश की अखंडता को प्राथमिकता दी। साफ लहजे में उन्होंने कहा कि सेंट मार्टिन बेचने की मंशा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। उन्होंने कहा कि अगर यह कॉरिडोर बना तो विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप बढ़ेगा और समुद्र तक देश की सीधी पहुंच खत्म हो सकती है। सेना प्रमुख भी इसे खूनी कॉरिडोर बता चुके हैं और निर्णय का अधिकार केवल चुनी हुई सरकार को बताया था। शेख हसीना ने यह भी कहा कि यूनुस के शासन में बांग्लादेश में अपराध, हिंसा और कट्टरपंथी ताकतों का दबदबा बढ़ा है। महिलाएं असुरक्षित हैं और लोग त्योहारों पर गांव जाने से डरते हैं। उन्होंने यूनुस के 2026 में चुनाव कराने की घोषणा को अप्रैल फूल का मजाक कहा। अमेरिका की सेंट मार्टिन पर नजर कोई नई बात नहीं है। पहले भी बांग्लादेशी मीडिया और वर्कर्स पार्टी के नेता संसद में यह मुद्दा उठा चुके हैं। अमेरिका यहां सैन्य बेस बनाना चाहता है ताकि बंगाल की खाड़ी में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सके। चीन ने पहले ही कॉक्स बाजार में बंदरगाह बना लिया है, जहां उसकी 2 सबमरीन तैनात हैं। सेंट मार्टिन द्वीप सिर्फ 3 वर्ग किलोमीटर का छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इतनी अहम है कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन इसे रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। यूनुस की चालें अब न सिर्फ लोकतंत्र को बल्कि बांग्लादेश की जमीन और समुद्र दोनों को नीलाम करने की दिशा में बढ़ रही हैं। इसी के साथ
बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर इन दिनों सत्ता के खिलाफ ऐसा उबाल है जिसे दबाने के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने लोकतंत्र की ही गर्दन दबा दी है। यूनुस सरकार ने राजधानी के पावर सेंटर में धरना प्रदर्शन, रैली और जुलूस पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है। यह वही इलाका है जहां यूनुस का आधिकारिक निवास जमुना गेस्ट हाउस और बांग्लादेश सचिवालय स्थित है। पिछले कई हफ्तों से सरकारी कर्मचारी और शिक्षक सरकार के उस काले अध्यादेश के खिलाफ सड़कों पर हैं जिसमें बिना सुनवाई के 14 दिनों के भीतर बर्खास्तगी की छूट दी गई है। 25 मई को इन प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो आंदोलन को देश भर के सरकारी दफ्तरों तक फैला दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद 10 मई को यूनुस सरकार ने बीजीबी और एसडब्ल्यूएटी जैसी अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर राजधानी को छावनी में बदल दिया था। ढाका में फिलहाल ईद की छुट्टियों ने आंदोलन को थोड़ी राहत दी है, लेकिन 15 जून के बाद सड़कों पर फिर लहराने वाली लाठी, पोस्टर और नारों का शोर लौटने वाला है। सरकार के खिलाफ शिक्षक भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर चुके हैं। उनकी मांग है वेतन बढ़ाया जाए और पुरानी भत्ते की व्यवस्था बहाल की जाए। यूनुस ने दावा किया कि वह अगली निर्वाचित सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्होंने साफ कहा कि न वह और न ही उनके किसी सलाहकार की लोकतांत्रिक सरकार में कोई दिलचस्पी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह चुनाव के बाद सत्ता में रहना चाहेंगे तो उन्होंने 2 बार कहा बिल्कुल नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि यूनुस का यह बयान उस वक्त आया है जब बांग्लादेश ने उनके 9 महीने के कार्यकाल में पाकिस्तान और चीन से गहरे रिश्ते बना लिए हैं। वहीं भारत से तनाव लगातार। यूनुस ने एक और विवादित बयान में कहा कि अवामी लीग को राजनीतिक पार्टी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस पर युवाओं की हत्या, नागरिकों को गायब करने और सार्वजनिक धन की चोरी के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि जब शेख हसीना देश छोड़कर गईं तो लगा कि अध्याय खत्म हो गया, लेकिन अब वह और उनके समर्थक देश के बाहर से साजिशें कर रहे हैं। इसी दौरान 8 जून 2025 की काली रात बांग्लादेश के सिराजगंज जिले में वह दरिंदगी हुई जिसने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत को लहूलुहान कर दिया। रविंद्र कछारी बारी के लकड़ी दरवाजे टूटे, कमरे जलाए गए, दीवारों पर मिट्टी का तेल बिखेरकर आग की लपटें उठाई गईं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस हमले को घोर निंदा के साथ बांग्लादेश की बहुलतावादी संस्कृति पर सुनियोजित प्रहार बताया। इधर नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा खोला। संबित पात्रा ने जमात-ए-इस्लामी और हिफाजत-ए-इस्लाम के गुंडों को सीधा जिम्मेदार ठहराया। बोले अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने हर बार की तरह हाथ पर हाथ रखा। उन्होंने याद दिलाया कि गुरुदेव ने ही जनगणमन और आमार सोनार बांग्ला रचा। उन दोनों राष्ट्रगीतों की आत्मा पर यह हमला 2 सभ्यताओं के रिश्तों पर वार है। उधर लंदन के टेलीग्राफ अखबार ने एक ऐसी चौंकाने वाली साजिश का खुलासा किया है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। रूस ने बांग्लादेशी नागरिकों को शैम्पू फैक्ट्री में नौकरी देने का झांसा दिया, फिर उन्हें सीधे यूक्रेन के युद्ध में झोंक दिया गया। कैमरून के नागरिक जीन जोनाना ने बताया कि वह जब मास्को पहुंचे तो उनके साथ बांग्लादेश के कई लोग थे। सभी को बताया गया कि शैम्पू फैक्ट्री में काम मिलेगा, लेकिन पहुंचते ही कहा गया नौकरी नहीं है, अब सेना में भर्ती हो जाओ। जोनाना के मुताबिक उन्हें और उनके साथियों को फोन छीनकर ट्रेनिंग कैंप में भेजा गया। युद्ध के मैदान में सभी साथी मारे गए। खुद जोनाना ने यूक्रेन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि रूस की सेना गरीब देशों के नागरिकों को निजी एजेंसियों के जरिए फंसाकर जबरन भर्ती कर रही है। सभी से 1 साल का बांड भरवाया जाता है। स्थानीय मीडिया के अनुसार इस वक्त 100 से ज्यादा बांग्लादेशी रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। उन्हें सऊदी के रास्ते मास्को ले जाया गया। इस घोटाले ने दुनिया के सामने यूनुस सरकार की खामोशी और लाचारी को उजागर कर दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।